सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए भाई, अभी तक हमें जो कर रहे थे, क्या कर रहे थे, फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। और उस फिजियोलॉजी ऑफ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन में हम मायोग्लोबिन के लिए कंप्लीटली बाइंडिंग कांस्टेंट और फ्रैक्शन फाइंड आउट कर चुके थे। और उसमें हमने ये भी देख लिया था कि ग्राफ कैसा आएगा। तो मायोग्लोबिन के लिए जो ग्राफ आया था वो कैसा आया था, हाइपरबोलिक। अब हम वही प्लॉट हीमोग्लोबिन के लिए देखेंगे और वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर वर्क करेंगे। जैसे कि हिल कांस्टेंट होता है वहाँ पर एक n, वैल्यू ऑफ n कि मतलब कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे मायोग्लोबिन में निकाल लिया ना भाई, इतना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, वहाँ पर कोई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये चीज़ कोऑपरेटिविटी इफेक्ट तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। वैसे जनरली कोऑपरेटिविटी इफेक्ट जो मायोग्लोबिन में होता है ना वो नहीं होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में ही आता है, क्योंकि वहाँ पर सिंगल यूनिट होती है ना, हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट होते हैं। सो वहाँ पर कोऑपरेटिविटी इफेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो अब हम जो है हीमोग्लोबिन के लिए फिजियोलॉजी कर रहे थे ना, तो अब हम हीमोग्लोबिन के लिए देखेंगे कि कितना परसेंटेज सैचुरेशन होगा, कितना ऑक्सीजन बाइंड होगा हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये चीज़ें हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ भी डिफरेंस नहीं है भाई, सुन लो, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक n वैल्यू आएगी, एक n वैल्यू आएगी, बस वही डिफरेंस है। और सारा का सारा फॉर्मूला कंप्लीट जो मैंने बैक में अपन मियोग्लोबिन के लिए करवाया ना, मायोग्लोबिन के लिए सेम टू सेम वो है, सिर्फ यहाँ पर एक n वैल्यू आएगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप हीमोग्लोबिन के लिए रिएक्शन लिख लो। हीमोग्लोबिन को जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया एट हाई प्रेशर, तो क्या बना भाई, तो भाई हमारा HbO2 बना। क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हमने हीमोग्लोबिन को O2 से रिएक्ट करवाया तो हमारा HbO2 बना, ठीक है, बना भाई। उसके बाद देखिए, अब हम यहाँ पर बाइंडिंग कांस्टेंट निकालेंगे। इनका बाइंडिंग कांस्टेंट किस प्रकार निकालते हैं, रिएक्टेंट अपॉन मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, HbO2। अब एक चीज़ और देखिए, सॉरी, हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन बाइंड होंगे, कितने होंगे भाई, 4 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, ठीक है। HbO2 का 4, कितने ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। तो ये जो 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे, तो ये कितने, इनका परसेंटेज सैचुरेशन कितना हुआ है, मतलब कितना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ। हम यही चीज़ निकालते हैं इनसे, जो फ्रैक्शन से, के बाइंडिंग कांस्टेंट से, इस फिजियोलॉजी के बाद जो इफिशियंसी निकालते हैं ऑक्सीजन बाइंडिंग की, वो सभी चीज़ हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखना आपको, सबसे पहले तो बाइंडिंग कांस्टेंट फाइंड आउट कर लो। K इज इक्वल टू क्या भाई, HbO2 का 4, ठीक है, 4। हम इस 4 को पता है क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू n लिखेंगे, और वो n ही होता है हिल कांस्टेंट। n ही क्या होता है, हिल कांस्टेंट होता है वो, ठीक है। इस लिखेंगे, देखना आप कहाँ पे मैं यूज करूंगा इसको, n कहाँ पे लिखूंगा, देखो HbO2 का 4 या फिर n। तुम अभी से लिख लो, एक काम करो, n लिख लो, इसको जो मैंने 4 लिखा है ना जहाँ पर बाइंडिंग कांस्टेंट में, उसको n लिख लो। और n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू होता है हिल कांस्टेंट। n इज इक्वल टू होता है क्या, हिल कांस्टेंट। n इज इक्वल टू क्या होता है भाई, हिल कांस्टेंट होता है, ठीक है भाई, n इज इक्वल टू हिल कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब देखिए आप, अब इसमें वही फ्रैक्शन वाली चीजें अप्लाई कर दो, जो फ्रैक्शन हो रहा था। तो फ्रैक्शन में क्या, F मतलब कितना फ्रैक्शन हो उसका, कितना ऑक्सीजन बाइंड कर चुका है, 1 माइनस F, और उसके बाद वही PO2 का पावर n, PO2 की पावर n, ठीक है। एक बार साइलेंट कर देते हैं मोबाइल को। ठीक है भाई, तो क्या फ्रैक्शन की, जो फ्रैक्शन में ले रहे थे ना हम, फ्रैक्शन किस प्रकार कर रहे हैं, तो वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू लिख दो, वही फ्रैक्शन में लिख दिया हमने इस प्रकार। तो ये बाइंडिंग कांस्टेंट फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। ये चीज़ किस में आ गई, ये फ्रैक्शन में आ गई, ठीक है। अब देखिए ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, ठीक है, बाइंडिंग कांस्टेंट फ्रैक्शन फॉर्म में भाई कितना फ्रैक्शन हो गया, कितना ऑक्सीजन बाइंड हो गया, तो ये इस फॉर्म में हो गया। तो ये बाइंडिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा हीमोग्लोबिन के लिए। अब हम निकालेंगे फ्रैक्शन। अब हम क्या निकालेंगे, रफ कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है।
रफ कर रहा हूँ यहाँ पे एक साइड में लिख लो आप, n इज इक्वल टू हिल कांस्टेंट, n इज इक्वल टू क्या है, हिल कांस्टेंट है, ये लिख लो साइड में एक बार। उसके बाद हम लिखेंगे फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे, मतलब कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो चुका है, उसको निकालने के लिए डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, KPO2 का पावर n, KO2 की पावर n, ठीक है, 1 प्लस K PO2 की पावर n, ये चीज यूज करेंगे, ठीक है। तो और उसके बाद फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, KPO2 की पावर n अपॉन 1 प्लस KPO2 की पावर n। फाइनली हमारा जो फॉर्मूला ये निकल के आ गया भाई, फाइनली जो हमारा फॉर्मूला है वो ये निकल के आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई। ये हो गया फ्रैक्शन, मतलब कि कितना फ्रैक्शन, मतलब कितना फ्रैक्शन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ, उसके लिए ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर जब तक हमें n की वैल्यू नहीं पता लगेगा ना, तो फाइनल फ्रैक्शन नहीं पता लगेगा। यहाँ पर क्या है, ये जो n है ना, इस n, ये हिल कांस्टेंट, मतलब कि ये क्या भाई n, ये n क्या है, हिल कांस्टेंट है। और इस हिल कांस्टेंट की वैल्यू जब तक नहीं पता लगेगा ना, जब तक हमें मतलब कि हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन बाइंड हुआ वो नहीं पता लगेगा। तो अब देखिए, जो ये हिल कांस्टेंट है ना, ये pH डिपेंडेंट होता है। ये क्या होता है, pH डिपेंडेंट होता है। हिल कांस्टेंट क्या होता है भाई, हिल कांस्टेंट pH डिपेंडेंट होता है। ये pH डिपेंडेंट होता है, जब जैसे जैसे pH चेंज करते हैं वैसे वैसे ये भी चेंज होता है। और ये जो हिल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ये कोऑपरेटिविटी इफेक्ट पे भी डिपेंड करती है, मतलब कि कोऑपरेटिविटी इफेक्ट वेरीज करता है। हीमोग्लोबिन में तो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट वेरी करता है ना, जैसे कि फर्स्ट यूनिट पे मतलब कि जो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट है, जो डिफिकल्टी से मतलब ऑक्सीजन बाइंड करेगा फर्स्ट यूनिट के साथ, फिर सेकंड के साथ थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट यूनिट रिलैक्स हो चुकी है, ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए, जो pH का है, pH पर किस प्रकार डिपेंड करता है, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट पर किस प्रकार डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बहुत सी इफेक्ट में बताऊंगा, ठीक है, हिल कांस्टेंट। लेकिन जो कोऑपरेटिविटी इफेक्ट होता है वो क्या होता है जनरली, उसमें हमने क्या देखा था कि फर्स्ट यूनिट के साथ ऑक्सीजन थोड़ा डिफिकल्टी से बाइंड होगा, फिर सेकंड के साथ थोड़ा सा ईजी होगा, थर्ड के साथ और ईजी होगा, फोर्थ के साथ बिल्कुल ईजी होगा क्योंकि तीनों यूनिट रिलैक्स हो चुकी हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसकी ओवरऑल इसमें इफेक्ट देख के, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, ओवरऑल कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देख के हमने एक n की वैल्यू निकाली जो कि फिजियोलॉजिकली pH डिपेंडेंट थी। जो क्या थी, फिजियोलॉजिकली pH डिपेंडेंट एक वैल्यू निकाली जो कितनी थी, 2.8। ये क्या थी, ये n की वैल्यू थी। तो ये फिजियोलॉजिकली हमने एक वैल्यू निकाली n की, वो क्या थी, 2.8 थी, ठीक है। ओवरऑल कोऑपरेटिविटी इफेक्ट देखकर एक फिजियोलॉजिकल pH डिपेंडेंट वैल्यू आई n की, हिल कांस्टेंट की, वो क्या आई, 2.8। तो सीधी सी बात है, अब हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी 2.8 है, ठीक है। तो n की जगह वो वैल्यू पुट कर दो, हमारा फ्रैक्शन आ गया हीमोग्लोबिन का। अब क्या करना है हमको क्या करना है भाई, हमको n है ना, ये इस n की जगह क्या करना है, इस n की जगह हमें 2.8 लगा देना है। फ्रैक्शन KPO2 2.8 अपॉन 1 प्लस KPO2 2.8, ठीक है भाई। हमारा अब फाइंड आउट हो गया क्या, फ्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, फ्रैक्शन ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, कि कितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुआ वो हमारा निकल आया, ठीक है। यही था, ये इस प्रकार हमें फाइंड आउट करना था, क्या, फ्रैक्शन और बाइंडिंग कांस्टेंट ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लॉट। अब हम क्या देखेंगे भाई, अब हम देखेंगे प्लॉट। भाई वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना कंप्लीट, ठीक है, और सुन लो, वीडियो को पॉज करके सभी लिख लेना इसको, ठीक है। जो जो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ ना वो सभी नोट डाउन कर लेना टोटली सब, ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हम जो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब हम जो यहाँ पर क्या लेंगे, अब हम प्लॉट लेंगे, एक ग्राफ लेंगे हीमोग्लोबिन में, प्लॉट बिटवीन हीमोग्लोबिन परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2 का परसेंटेज हीमोग्लोबिन का। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने मायोग्लोबिन का तो देख लिया था, क्या आता है, हाइपरबोलिक ग्राफ आता है,
ठीक है। अब हम प्लॉट लेंगे किसका, हीमोग्लोबिन का, किसमें, परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2, ठीक है, वर्सेस PO2, ये एक ग्राफ लेंगे। देखो भाई ये बना लो, एक ग्राफ बनाओ जल्दी। ये जो ग्राफ होता है ना, सबसे पहले नोट डाउन, मतलब कि सबसे पहले नोट करके लिख लो, ये जो ग्राफ होता है वो होता है सिग्मोइडल। कैसा होता है भाई ग्राफ, ग्राफ होता है सिग्मोइडल। यह जो ग्राफ वह सिग्मोइडल होता है, सिग्मोइडल टाइप ग्राफ। यहां पे डालो तुम परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, यहां पे डालो PO2। तो इसका जो ग्राफ आता है वो 2 लाइंस में आता है, 2 लाइंस इस प्रकार, सिग्मोइडल। इस प्रकार इसका ग्राफ आता है, ठीक है, इस प्रकार सिग्मोइडल टाइप इसका ग्राफ आता है, जो कि pH डिपेंडेंट होता है, जो कि क्या होता है भाई, pH डिपेंडेंट होता है। ये मान लो pH1, ये मान लो pH2, ठीक है। अब जो pH1 है, pH1 इज ग्रेटर देन pH2। यहां पर जो pH1 है वो ग्रेटर है, वो ज्यादा है किससे, pH2 से। समझ में आया भाई, जो यहाँ पर pH1 है वो ग्रेटर है pH2 से, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे परसेंटेज सैचुरेशन। अब परसेंटेज सैचुरेशन किसका ज्यादा है, तो सीधी सी बात है pH1 वाले का परसेंटेज सैचुरेशन ज्यादा है pH2 से। अब क्यों है, ये चीज बोर्स इफेक्ट बताता है, ये हम डिफाइन भी करेंगे उस चीज में, बोर्स इफेक्ट में, कि भाई सीधी सी बात है, सुन लो, एक ब्रीफ थोड़ी सी बता देता हूँ क्या है, कि भाई जब ऑक्सीजन, जब मतलब कि pH जब हाई होता है ना तो बेसिक अमाउंट ज़्यादा होती है, ठीक है, और हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, pH हाई होगा ना तो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन, जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन वो होगी लो, वो होगी डिक्रीज, ठीक है। जब हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कम है ना तो हीमोग्लोबिन में जो NH2, ग्लोबिन प्रोटीन से एक NH2 अमाइड निकला होता है, वो उतने ही कम ऑक्सीजन को अपने ओर बाइंड करेगा, अपने पास बाइंड करेगा, और वो उतनी ही कम फेवर्ड टी स्टेट बनाएगा। मैंने ये तो चीज़ बता दी थी ना, उनकी जो डीऑक्सीफॉर्म है वो कौन सी स्टेट में रहता है, टी स्टेट में, टेंस स्टेट में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन और स्ट्रेन के कारण। तो सुनो, तो जो हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन जब कम होगी, pH हाई होगा, ठीक है, pH हाई होगा, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन जब कम होगी, तो जो हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है हीमोग्लोबिन में, वहां से NH2 अमाइड ग्रुप निकला होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन को बाइंड करके ना अपनी फेवर्ड टी स्टेट बनाता है, और जितनी ज्यादा फेवर्ड टी स्टेट बनाएगा ना उसके साथ उतना ही कम ऑक्सीजन बाइंड होगा। मतलब फेवर्ड टी स्टेट तो हाईली स्ट्रेन्ड है, ठीक है, वहां पर तो ऑक्सीजन डिफिकल्टी से अटैच्ड होगा, ठीक है। तो सुनो, अब सुनो, यहाँ पर pH कम है, pH क्या, मान लो, सुनो, pH कम है, pH लो होने पर हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन होगी हाई, तो उतना ही ज्यादा जो हाइड्रोजन होगा वो बाइंड होगा NH2 के साथ, और उतनी फेवर्ड टी स्टेट बनाएगा, उतनी डिफिकल्टी से वहां पर, उसके बाद क्या होगा, उतनी फेवर्ड टी स्टेट बनाएगा और उतनी ही डिफिकल्टी से वहां पर ऑक्सीजन बाइंड होगा, तो परसेंटेज सैचुरेशन मतलब कम होगा। तो pH लो जब होगा ना तो परसेंटेज सैचुरेशन कम होगा, और जब pH हाई होगा तो परसेंटेज सैचुरेशन हाई होगा। ये होता है, क्या होता है, ये होता है यहाँ पर कि जब pH हाई होगा तो कंसंट्रेशन हाइड्रोजन कम होगी और उतना ही ज़्यादा परसेंटेज सैचुरेशन होगा, ठीक है, और जब pH लो होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाई होगी और उतना ही ज़्यादा परसेंटेज सैचुरेशन होता है, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन ईजिली बाइंड करता है, ठीक है। तो ये था ग्राफ, ये ग्राफ था, ये ग्राफ नोट डाउन कर लो। इसके फ्रैक्शन किस पे आता है, ये ग्राफ किसके लिए आता है, इसकी जो फ्रैक्शंस होती है वो होती है भाई KPO2 2.8 1 प्लस KPO2 2.8, इसके लिए होता है भाई ये ग्राफ, इस फ्रैक्शन वैल्यू के लिए, ठीक है, जहां पर pH1 इज ग्रेटर देन pH2 होता है, ठीक है। देख लिया भाई, ये चीज हो गया ना फाइंड आउट, ये चीज तुमको, तो ये है भाई, ये ग्राफ नोट डाउन कर लो जल्दी। हो गया भाई, जल्दी नोट डाउन करो, इतना चेक कर लेते वीडियो कितना हो गया। ठीक है, मैं रफ कर रहा हूँ, आगे करते हैं स्टार्ट।
तो देखो भाई, हमने देख लिया है मायोग्लोबिन के लिए जो ग्राफ आया परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2 के लिए जो ग्राफ आया वो आया हाइपरबोलिक, और जो हीमोग्लोबिन के लिए जो ग्राफ आया, जो प्लॉट आया परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2 का, वो क्या आया भाई बताओ मेरे को? वो आया सिग्मोइडल। मायोग्लोबिन के लिए हाइपरबोलिक और जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसके लिए सिग्मोइडल ग्राफ आया। अब देखिए, अब हम जो प्लॉट देखेंगे ना, अब जो हम प्लॉट जो ग्राफ देखेंगे वो देखेंगे दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कंबाइन करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के ग्राफ को, और उनमें हम परसेंटेज सैचुरेशन और परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2 का एक प्लॉट लेंगे। क्या करेंगे, अब हम जो प्लॉट जो ग्राफ बनाएंगे वो हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को दोनों को ऐड करके और फिर परसेंटेज सैचुरेशन वर्सेस PO2 का एक ग्राफ लेंगे, फिर देखेंगे कि किस में मायोग्लोबिन में परसेंटेज सैचुरेशन ज़्यादा होता है या हीमोग्लोबिन में। बनाओ भाई। ठीक है भाई, मायोग्लोबिन का ग्राफ था हाइपरबोलिक, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, ये ग्राफ है भाई, ये जो लाइन है ना ये वाली, ये तो है भाई मायोग्लोबिन के लिए। किसके लिए? मायोग्लोबिन के लिए। और ये जो दो लाइन है ये है हीमोग्लोबिन के लिए। ये किसके लिए? हीमोग्लोबिन के लिए। यहाँ पर क्या है? परसेंटेज सैचुरेशन, ठीक है, यहाँ पर है PO2। यहाँ पर क्या है भाई? परसेंटेज सैचुरेशन, और जो यहाँ पर है वो क्या है? PO2। ये है क्या? pH2, ये क्या है? pH1। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, हाइपरबोलिक वाला जो ग्राफ था ना, हाइपरबोलिक, ये वाला हाइपरबोलिक है, ये इसको नहीं बोलूंगा मैं हाइपरबोलिक, ये तो कंप्लीट मिक्स है ना। तो ये हाइपरबोलिक के लिए आया था, ये सिग्मोइडल के लिए आया था, हाँ, हीमोग्लोबिन के लिए। तो अब यहाँ पर देखिए परसेंटेज सैचुरेशन किस में ज्यादा हो रहा है, तुमको साफ साफ दिख रहा है भाई, किस में? मायोग्लोबिन में। और यहाँ पर डिपेंड कर रहा है पीएच पर, जिसका पीएच ज्यादा उसका परसेंटेज सैचुरेशन ज्यादा, और जिसका पीएच कम उसका परसेंटेज सैचुरेशन कम। ठीक है, pH1 इज ग्रेटर देन pH2। तो ये चीज देख ली। अब समझिए यहाँ पर क्या हुआ भाई, तुमको एक चीज तो पता है, क्या पता है? कि जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वहां पर क्या आता है? कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। वहां पर आता है कोऑपरेटिविटी इफेक्ट। तो वहां पर ऑक्सीजन को फर्स्ट यूनिट के साथ बाइंड होने में डिफिकल्टी महसूस होती है। डिफिकल्टी तो होती है भाई, सीधी सी बात है, स्ट्रेन होता है वहां पर फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद ऑक्सीजन बाइंड करने के बाद वो रिलैक्स हो जाती है, और सेकंड में थोड़ा इजी ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। फिर दोनों यूनिट रिलैक्स होने के बाद थर्ड में थोड़ा और ज्यादा इजी अटैच होता है। तीनों रिलैक्स होने के बाद फोर्थ वाली यूनिट के साथ तो बिल्कुल ही इजीली ऑक्सीजन बाइंड कर जाता है। तो यहाँ पर क्या कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आ रहा है? कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आ रहा है, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो परसेंटेज सैचुरेशन है ना, परसेंटेज सैचुरेशन वो किसी फैक्टर पर डिपेंड करेगा। जहां पर क्या होगा? जहां पर जो हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है वहां पर कोऑपरेटिविटी इफेक्ट आ रहा है। तो वहां पर कुछ फैक्टर्स होंगे जिन पर डिपेंड करेगा ऑक्सीजन की बाइंडिंग, जिन पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो डिपेंड करेगी। बट मायोग्लोबिन में क्या होगा? मायोग्लोबिन में तो भाई कोई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है वहां पर सिंगल यूनिट है आयरन पोरफायरिन रिंग की। ठीक है, आयरन पोरफायरिन रिंग जो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ है वहां पर क्या है? वो एक सिंगल यूनिट है, तो वहां पर कोई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट नहीं है। वहां पर सिंपली मतलब ऑक्सीजन आएगा और वो बाइंड हो जाएगा। ये नोट डाउन कर लेना, जितनी भी लाइन बोल रहा हूं मैं, हर एक चीज बोर्ड पे लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हर एक चीज बोर्ड पे डिफाइन करूं आपको। तो लिख लेना ये जो बोल रहा हूं कि जो मायोग्लोबिन में कोई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट ना होने के कारण ऑक्सीजन इजीली बाइंड कर जाता है, वहां पर कोई कोऑपरेटिविटी इफेक्ट नहीं आता, कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। इसी कारण वहां पर जो परसेंटेज सैचुरेशन होता है वो सबसे हाई होता है मायोग्लोबिन में। और हीमोग्लोबिन में तुमको पता ही है जो परसेंटेज सैचुरेशन पीएच पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर पीएच फैक्टर्स आ जाते हैं, वहां पर स्ट्रेन आ जाता है ना रिंग के अंदर। ठीक है, स्ट्रेन आ जाता है ग्लोबिन प्रोटीन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, पोलर नॉन पोलर जो ग्रुप्स होते हैं उनके कारण। ठीक है, जिसके कारण टी स्टेट फॉर्म होती है, जिसके कारण डिफिकल्टी होती है ऑक्सीजन को। तो ये फैक्टर्स आ जाते हैं पीएच वाले। ठीक है, पीएच के फैक्टर, अदर्स फैक्टर भी, जिनके कारण वहां पर जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो पीएच डिपेंडेंट हो जाते हैं, और वो वहां पर कम भी हो जाता है परसेंटेज सैचुरेशन, किससे? मायोग्लोबिन वाले परसेंटेज सैचुरेशन से। तो यहाँ पर इसी कारण जो ये जो ग्राफ बनता है कि मायोग्लोबिन का परसेंटेज सैचुरेशन हाई होगा, और जो हीमोग्लोबिन ये जो दो होंगे इनका जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो पीएच पे डिपेंडेंट होगा और मायोग्लोबिन से कम होगा। ठीक है, तो ये चीज थी भाई, ये था
इनका ग्राफ। ठीक है, ठीक है, बना लो ये ग्राफ, जल्दी बनाओ, रफ कर रहा हूं फिर मैं। ठीक है, बना लेना, वीडियो को पॉज करके बना लेना, लेकिन ग्राफ को बना लेना जरूर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा भाई, परसेंटेज सैचुरेशन, जो परसेंटेज सैचुरेशन होगा, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ वो क्या होगा, जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो पीएच इफेक्ट पर, पीएच चेंज करने पर किस प्रकार डिपेंड होगा, किस प्रकार डिपेंड करेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं, सुनना ध्यान से सुनना तुम, कि जो परसेंटेज सैचुरेशन है वो पीएच इफेक्ट से, पीएच चेंज करने पर किस प्रकार डिपेंड होगा, पीएच पर किस प्रकार डिपेंड होगा जो परसेंटेज सैचुरेशन है, वो सारी चीजें हम बोर्स इफेक्ट में करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज सैचुरेशन, बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, हाउ टू डिपेंड विद पीएच चेंज, विद पीएच इफेक्ट, ये सभी चीज हम किस चीज में पढ़ेंगे, ये सभी चीज हम बोर्स इफेक्ट में पढ़ेंगे। किसमें, बोर्स इफेक्ट में। बोर्स सर बताते हैं इन चीजों के बारे में। कौन, बोर्स सर। बोर्स सर जो है हमें इस चीज के बारे में सभी चीजें डिफाइन करेंगे, सभी चीजें देखेंगे। CO2 किस प्रकार इवॉल्व होगा, ये तो मेन मेथड, मतलब ये तो मेन है जो बोर्स सर हमें बताते हैं। और जो CO2 इवॉल्व होता है ना, उसी में सारी चीजें आ जाती हैं, उसी में सारी चीजें आ जाती हैं कि किस प्रकार, मतलब कि जो परसेंटेज सैचुरेशन, किस प्रकार कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, किस प्रकार बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये पीएच पर डिपेंड कर रही हैं, ये सारी उसमें आ जाते हैं CO2 इवॉल्व टाइम। ठीक है, CO2 कैसे इवॉल्व होता है हमारी बॉडी से। ठीक है, तो चलिए अब हम जो स्टार्ट करेंगे, बोर्स इफेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या भाई, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बोर्स इफेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए, तो लिखिए, डेफिनेशन डालो, ऊपर हेडिंग डालो, सॉरी हेडिंग डालो, बोर्स इफेक्ट। अब जो हमें देखना है यहाँ पर, क्या देखना है, बोर्स इफेक्ट। मैं सिंपली तुमको पहले बोर्स इफेक्ट के बारे में बता देता हूँ, कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए, बोर्स इफेक्ट जो है ना, उन्होंने हमें, बोर्स सर ने जो हमें बताया कि परसेंटेज सैचुरेशन कितना होगा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के साथ, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट क्या होगा, बाइंडिंग, जो बाइंडिंग वैल्यू होगी ना O2 मॉलिक्यूल की, जो बाइंडिंग कांस्टेंट वैल्यू, वो चीज़ें कि मतलब कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, ये चीज़ें, मतलब ये सारी टर्म एक ही है। ये परसेंटेज सैचुरेशन मतलब कितना ऑक्सीजन बाइंड करेगा, बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल, ये सारी एक ही चीज़ है। कोऑपरेटिविटी इफेक्ट, ठीक है, ये एक ही पॉइंट में, एक ही चीज़, एक ही जगह पर आते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ें किसने, कि हमें किसने बताई, मतलब ये पीएच पर डिपेंड करती है। परसेंटेज सैचुरेशन, बाइंडिंग ऑफ O2 मॉलिक्यूल, कोऑपरेटिविटी इफेक्ट इज डिपेंड विद पीएच वैल्यू, पीएच डिपेंडेंट होती हैं ये हमें बोर्स सर ने बताया। ये किसने बताया, बोर्स सर ने बताया। उसके बाद हम भाई क्या करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी जब वर्क करती है ना, वर्क करती है फिजिकली, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर जाता है, ऑक्सीजन जाता है ना लंग्स में, तो वहाँ से हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लेता है, और फाइनली आर्टेरियल ब्लड मसल्स में जाके मतलब ऑक्सीजन को रिलीज करके मायोग्लोबिन को दे देता है। मायोग्लोबिन उसके बाइंड कर लेता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है, और जब ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड होता है ना, उस टाइम मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है, CO2 वाटर और ATP एनर्जी, एडिनोट्राइफॉस्फेट एनर्जी। बट यहाँ पर जो CO2 होता है ना, वो किस प्रकार निकलता है, CO2 हमारी बॉडी से किस प्रकार इवॉल्व होता है, किस प्रकार यहाँ से बाहर निकलता है, ये चीजें हमें बोर्स सर बताते हैं, वो भी 3 इफेक्ट के थ्रू। 3 तरह से मतलब कि हमारी बॉडी से CO2 इवॉल्व होता है। ये सारी चीज बोर्स सर ने अपने इफेक्ट में डिफाइन की है। ठीक है, सबसे पहला जो होगा ना पॉइंट, मैं सारी लिखवाऊंगा यहाँ पर सारी चीजें, सबसे पहले बता देता हूँ तुमको। सबसे फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व करवा के CO2 को बाहर निकाल देना। कम होगा यहाँ पर CO2, इतना ज़्यादा नहीं, 1.2 से 1.6 1.8% इतना ही CO2 बाहर निकलता है।
सेकंड जो है वो होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, सबसे मोस्ट इफेक्टिव जो पॉइंट या मतलब मोस्ट इफेक्टिव जो पॉइंट है ना CO2 को इवोल्व कराने के लिए, पॉइंट नहीं बोलूँगा मैं, मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस जो CO2 को इवोल्व कराने के लिए बाहर निकालने के बॉडी से, तो ये सबसे मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है, 80 to 85% CO2 को बॉडी से बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड प्रोसेस, कार्बन अमीनो प्रोसेस। हीमोग्लोबिन के साथ डायरेक्टली CO2 बाइंड करके कार्ब अमीनो बनाता है। कार्ब अमीनो, वो जो कार्ब अमीनो होता है ना, वो जो कार्ब अमीनो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में डिजोल्व होकर CO2 को बाहर ले जाता है। ठीक है, बाहर ले जाता है। तो इस प्रोसेस से जो निकलता है ना हमारा CO2 बाहर, वो ओनली ज़्यादा कितना बताऊँ आपको, 12 to 13, मतलब कि 12 to 13 नहीं, 10 to 13 या 10 to 12, 10 to 12 to 13%, इतना परसेंट ही जो CO2 है इवोल्व होता है कार्ब अमीनो वाले प्रोसेस से। ये 3 प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो एक बार वीडियो देख लेते हैं कितना हो गया भाई। सो चलिए, अभी हमारा जो वीडियो है वो 26 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। हम इसको अपलोड करते हैं, आप कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, हम अपलोड कर रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम बोर्स इफेक्ट को कंप्लीटली डिफाइन करते हैं। मैंने ऊपर की चीज़ें बता दी है, अब डिफाइन कर देंगे कंप्लीट अगली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।